इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? क्या ये सही टाइम है मार्केट में पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का? अभी हम करंट सिचुएशन देखें ना तो मार्केट आज निफ्टी लगभग 2% ऊपर है, साथ में बैंक निफ्टी लगभग 2.5% ऊपर है, साथ में सेंसेक्स भी 2% ऊपर है। तो क्या यहाँ पर रिकवरी बन रही है? क्या फिर से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है, या फिर यहाँ से एक ट्रैपिंग बन रही है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रैप होके यहाँ पर मार्केट क्रैश होने वाला है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो खत्म होते होते मिल जाएंगे। साथ में 2-4 चीजें आप ऐसे भी सीख के जाओगे। जो भी इवेंट होते हैं ना भाई, जैसे कि रेपो रेट कट हो गया या फिर डॉलर वर्सेस रुपी में इंबैलेंस आ गया, एफआईआई किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को सीखने के बाद में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे एक्चुअल में मार्केट में जो क्रैश देखने को मिला था, ऑल टाइम हाई से अपना जो मार्केट गिरा था ना, उसके पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहली बात, यहाँ पर मार्केट हमारा गया था लगभग 26,200 के लेवल के करीब, अपने ऑल टाइम हाई पर था। अब ये था सितंबर का टाइम 2024 का, और सेम इसी टाइम पर एक चीज हुई थी डॉलर वर्सेस रुपी में। अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली है ना, हमारा मार्केट जो 26,000 के लेवल से 22,000 के लेवल पर आया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था एफआईआई सेलिंग। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि एफआईआई मार्केट में सेल क्यों कर रहे थे। पहली बात देखो, मार्केट में जब भी एफआईआई इन्वेस्ट करेगा तो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। मान के चलते कोई 10 रुपए की चीज एफआईआई बाई करता है और वो जाती है भाई 20 रुपए के ऊपर, मतलब ये डबल हो गई, तो उसको यहाँ पर डबल पैसा तो हो जाएगा। पर इसी टाइम पर हाइपोथेटिकली सोचो कि भाई $1 की प्राइस जैसे 10 रुपए है, और उसी की डॉलर की प्राइस जब तक ये 20 रुपए का होता है उसका स्टॉक, या फिर मार्केट में वैल्यूएशन 20 रुपए में जाती है, तब तक उसकी डॉलर की प्राइस जो है वो 5 रुपए चले जाएगी। तो ये जो 20 रुपए का जो प्रॉफिट है ना भाई, ये ना के बराबर होगा। इसीलिए एफआईआई मार्केट में सेलिंग कर रहे थे, क्योंकि डॉलर का प्राइस जो है ना वो गिरता जा रहा था। मतलब भले ही वो डॉलर में से रुपया में कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में जितना भी प्रॉफिट बनाए, अगर डॉलर की प्राइस ही गिर रही है तो जब भी वो मार्केट में सेलिंग करेंगे और अपना पैसा निकालेंगे फिर से डॉलर के फॉर्म में, तब उनको जो है ना एक्सचेंज रेट कम मिलेगा, इससे उनका नुकसान हो जाएगा। तो सेम चीज हमको डॉलर वर्सेस रुपये के यहाँ पर चार्ट में देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर 1 साल का डेटा चालू कर देता हूँ डॉलर वर्सेस रुपी का। अभी आप करंट प्राइस देखोगे 85 रुपए के करीब है, और ये भी हमको समझाएगा कि अभी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। सबसे पहली बात, जब तुम यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल देखोगे ना, तो यहाँ पर लगभग था डॉलर का प्राइस, $1 का प्राइस था भाई लगभग 83 रुपए के करीब, जो कि यहाँ पर एक हमको फ्लैट चार्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर डॉलर का प्राइस जो है वो बढ़ता नहीं जा रहा था, इसलिए एफआईआई मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और हमको ऑल टाइम हाई पे जाने के पहले जो बड़ी रैली देखने को मिली थी ना, इसी वजह से देखने को मिली थी। और सेम 24 सितंबर के डेट के करीब हमारा मार्केट 26,200 के लेवल पर था। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, रुपया की जो प्राइस है डॉलर के कंपेयर में वो गिरती गई। $1 की प्राइस लगभग 87 रुपए जा चुकी थी, और इस टाइम पर हमारे निफ्टी ने मारा 22,000 का लेवल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉलर की प्राइस जो है, अगर डॉलर अप्रिसिएट होगा तो इंडिया जैसी मार्केट के ऊपर एफआईआई अपना पैसा नहीं लगाएंगे, सेलिंग करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर डॉलर की प्राइस गिरती गई, मतलब अभी के टाइम पर यहाँ पर 85 रुपए के करीब है, तो यहाँ पर ये ट्रेड वॉर के चलते मान लो, या फिर और भी जो फैक्टर्स है ना, डॉलर इंडेक्स गिरने की वजह से यहाँ पर डॉलर की प्राइस में गिरावट आई। इस चक्कर में यहाँ पर डॉलर की प्राइस 87 रुपीज से 85 रुपीज तक आई, और उसी के बाद में हमको एक मार्केट में शार्प रिकवरी देखने को मिली है। तो अभी हम दूसरा फैक्टर देखने वाले हैं, जो कि है रेपो रेट। अब रेपो रेट जो है आरबीआई डिसाइड करता है, और रेपो रेट इंडियन मार्केट पर कैसे इंपैक्ट करता है सबसे पहले तो वो समझेंगे। ठीक है, अभी मान के चलते एग्जांपल लेते हैं कि 6% का रेपो रेट है। अब 6% का रेपो रेट है, तो हमको बैंक्स के लिए भी सेम ये इंटरेस्ट रेट रहेगा। मतलब बैंक्स भी जो है, बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास में 6% के रेट पर रहेगा, और या फिर अगर आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है तो वो भी 6% पर देगी। अब 6% का रेपो रेट होता है, तो लोन्स देखो, डिपॉजिट अपन जब करेंगे बैंक में, तो उसके ऊपर पहले तो हमें जो इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा। मतलब जितना कम रेपो रेट होगा उतना कम हमको बैंक के डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कम मिलेगा। मान के चलते एफडी कर दिया तो एफडी के ऊपर भी हमको कम ही रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। वैसे ही अगर लोन देते हैं कोई भी बैंक, मान के चलते एक्सवाईजी बैंक है, ये अपने कस्टमर्स को लोन देगा लगभग 9% के करीब। 3% का जो मार्जिन है ये बैंक रखता है। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि भाई ये 6% का रेपो रेट रहे या फिर 10% का रहे, बैंक्स का मार्जिन फिक्स होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि अपने को इतने मार्जिन के ऊपर काम करना है। एग्जाम्पल के लिए 3% का मार्जिन है, तो अभी जब भी ये लैंड करेंगे, रेपो रेट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो लोन लेगा उसके लिए ब्याज का जो दर है, ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट है एक्चुअल में, वो ज्यादा रहेगा।
मतलब इससे हमें यह समझ में आता है कि जितना कम रेपो रेट रहेगा उतना ज्यादा लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा। अब ऐसे में क्या होता है, अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो जो कंपनीज है ना, उनको एक्सपांशन के लिए जो पैसा है वो कम रेट ऑफ रिटर्न पे मिलेगा, तो वो लोन ज्यादा लेंगे। अब कंपनीज के बाद में पैसा ज्यादा आएगा तो वो क्या है, अपना एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे तो एक्सपांशन होगा और भी कंपनीज जो है मतलब ग्रो करेगी। दूसरी बात हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर मेरे को गाड़ी लेना है, मान के चलते हैं मेरे को एक कार लेना है आज, और मेरे पास में पैसे नहीं कि भाई मैं फुल पेमेंट करके उसको ले लूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको फाइनेंस करूंगा। मतलब उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न लगेगा, मैं जब भी ईएमआई भरूंगा ना, तो वहां पर डिपेंड करता है कितना ज्यादा हमको पैसा भरना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ये कम रहेगा तो भाई मेरे को सस्ते में मिल जाएगा सब कुछ चीज, मतलब मैं एक्सपेंस और करूंगा, हो सकता है कि मैं लोन लेके और सारी चीजें लूं, तो ऐसे में इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब जहां से मैं गाड़ी ले रहा हूं उसका तो रेवेन्यू बढ़ गया ना, मतलब अगर लोन की डिमांड बढ़ गई, रेपो रेट कम हो गया, तो इकोनॉमी ग्रो करती है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्रो करता है, क्योंकि मैं एनबीएफसी से बोलो या फिर बैंक से बोलो लोन लूंगा तो वहां पर उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा। दूसरी बात, मैंने एक्सपेंसेस किया, कार्स लिया, जो भी लिया, कंज्यूमर गुड्स लिया, तो उनका भी सेल्स बढ़ा, साथ में ही जो है बैंक्स का भी प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है रिवॉल्व करती है। तो अभी मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, एक टाइम पर हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये भाई लगभग 6.5% के ऊपर जा चुका था, ठीक है। तो ऐसे में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी रेट कट देखने को मिलेगा, और रेट कट को फैक्टर इन करते हुए मार्केट 26,000 के लेवल पर गया था। पर होता क्या है, यहां पर आपको लंबे टाइम के लिए आरबीआई रेट कट नहीं करता। अब रेट कट क्यों नहीं हो रहा इसको समझो। रेट कट डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर इन्फ्लेशन 6% के करीब है तो आरबीआई के पास में विंडो ही नहीं है कि वो रेट ऑफ अपना जो रेपो रेट है ना उसको कम करे। मतलब मुद्दा क्या है, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन कम हो गई, इन्फ्लेशन अगर कम हो जाती है तो आरबीआई के पास में विंडो है कि वो रेट ऑफ रिटर्न कम करे। मतलब ओवरऑल एक बात अटक जाती है कि इन्फ्लेशन अगर कम हो गई तो ठीक है। यहां पर इन्फ्लेशन हमको कम होती हुई दिखी नहीं है, सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार 6% के ऊपर थी, इसीलिए हमको यहाँ पर रेट कट देखने को नहीं मिला। और जब मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती तो मार्केट जो है जिस चीज को फैक्टर इन करता है उसको भाई हटा देता है कि भाई चलो अभी वैल्यूएशन ये सही नहीं है, अभी मार्केट नीचे आएगा, इसलिए हमको सेल ऑफ देखने को मिला है। तो दोनों ही चीजों ने इस तरीके से इंपैक्ट किया। पहला तो भाई डॉलर वर्सेस रूपी, और दूसरा चीज जो है वो है भाई रेपो रेट। फाइनली अभी आरबीआई रेपो रेट कट कर रही है 31 मार्च को 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.25% से हमको एक रेट कट देखने को मिला है। उसके पहले एक और रेट कट देखने को मिला है, और अगर इन्फ्लेशन और भी नीचे आई तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये रेट कट और भी देखने को मिलेगा। अभी मार्केट में जो चीजें हो रही है ना, अभी उसका भी हम पहले शोध लगाते हैं कि ये हो क्यों रहा है। पहले तो ये प्रेस रिलीज देखो एक तुम सीपीआई इन्फ्लेशन का। अभी लगभग 2 दिन के पहले सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है, और सीपीआई इन्फ्लेशन 2019 के कंपेयर में अभी तक लो पर आई है। मतलब पिछले 6 सालों में जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन थी उतनी इस वाले क्वार्टर में नहीं है। अभी आप यहाँ पर डेटा देखो, सबसे पहले तो रूरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, रूरल इन्फ्लेशन एक महीने की बात करें 2025 में, फरवरी से मार्च के बीच में देखें तो यहाँ पर रूरल इन्फ्लेशन जो है वो कम होती हुई दिखी है, 3.79 से 3.25 आई है। अर्बन इन्फ्लेशन में थोड़ा सा हमको जंप देखने को मिला है, पर कॉम्बिनेशन कंबाइन देखें तो यहाँ पर 3.61 से सीपीआई इन्फ्लेशन गिरकर 3.34 पर आ चुकी है। अब ये चीज हमको इंडिकेट करती है कि मार्केट में जो है ना रेट कट हमको आगे देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसे संकेत मार्केट को मिलते हैं तो क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करता है। और इसीलिए निफ्टी तो अपना भाग रहा है, हमने देखा कि निफ्टी मार्केट में भाग रहा है। सबसे पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं, मार्केट में निफ्टी तो भाग रहा है पर बैंक निफ्टी उससे भी ज्यादा तेजी से भाग रहा है। तुम 2 दिनों से देखते होगे तो भाई निफ्टी पॉजिटिव मुंह दिखा रहा है, पर साथ में जो बैंक निफ्टी है ना भाई उससे भी धमाकेदार मुंह दिखा रहा है। अभी आप यहां पर ध्यान से देखना, निफ्टी अभी ऊपर है 1.64%, वहीं पर बैंक निफ्टी 2.20%, ठीक है। इस तरीके से रेपो रेट है, रेट कट है, इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करती है। देखो रेपो रेट अपन ने देखा, डॉलर वर्सेस रूपी देखा, पर एक और जो थ्रेट है मार्केट के लिए या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो है ट्रेड वॉर, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स, ठीक है। तो इसको भी क्लियर करते हैं कितना नुकसान हमारी इंडियन इकोनॉमी को हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। उसके ऊपर चाइना ने रिटालिएट किया, फिर से रिटालिएट किया यूएस ने, चाइना रिटालिएट किया, यूएस ने रिटालिएट किया, फिर से उनका खेल चल रहा है। 200% के ऊपर उनका टैरिफ जा चुका है, ठीक है। और हमको ये भी क्लियर में समझ में आता है कि ट्रंप जो है ना भाई उसने ये सब खेल खेला है चाइना के लिए, क्योंकि अभी हम एक चीज देखते हैं ना, इंडिया ने जो है वो ट्रेड डील साइन कर ली है किसके साथ में, यूएस के साथ में।
देखो सबसे पहली बात, चाइना के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया, उसके बाद में क्या हो गया, जो 27% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा था उसको टेम्पररी 10% पर कर दिया गया है, क्योंकि 90 दिनों का टैरिफ के ऊपर पॉज लगाया गया है। अब ये जो 90 दिनों का टैरिफ के ऊपर पॉज लगा है ना, इसमें इन बिटवीन क्या होगा, निगोशिएशन चलेगी, जो कि मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम चैनल पर रील बनाया हूं और ये सारी चीजें मैं समझा दिया हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 90 दिनों का जो ये टैरिफ के ऊपर पॉज है, इसमें चलेगी निगोशिएशंस, इसमें चलेंगी बातचीत, इसमें चलेंगे सैक्रिफाइसेस, कि भाई हम यहां पर इतना लगा रहे हैं, मतलब उनकी इंटरनल डील चलेगी। अभी हम बेसिक इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, तो इंडिया की जो बायलैटरल डील हो चुकी है यूएस के साथ में, और यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है वो शॉर्ट आउट कर दी गई है, जहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर से टैरिफ को रिलीफ दिया गया है, साथ में फार्मा सेक्टर के ऊपर रिलीफ है, और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिलीफ है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो ट्रेड वॉर जितना भी है ना, इससे इंडिया को उतना ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इंडिया के और यूएस के रिलेशंस काफी बढ़िया है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता हम निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ मैं एक सेक्टर की स्पेसिफिकली काफी ज्यादा बात करता हूं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद में हम निफ्टी के वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे। एक कंपनी, अब इसको आप रिकमेंडेशन मत समझना, टिप मत समझना, एक वारी एनर्जीज करके कंपनी है, उसका बिजनेस था बेसिकली यूएस के अंदर, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स वो बेचते थे, सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो यहां पर क्या हो रहा था, अभी टैरिफ जब लगने वाला था, कंपनी को पता था ऑलरेडी, तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है ना वो टेक्सास में लगाया, यूएस में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया, साथ में अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं वहां पर प्रोडक्शन की, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, अगर वो वहीं से प्रोडक्शन अपना करेंगे तो उनको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। साथ में क्या हो रहा था, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज जो है इस वाले सेक्टर में, जो कि सोलर पीयू मॉड्यूल का, यहां पर इंडिया से compete कर रही थी यूएस में एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो ऑलरेडी चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ है, वियतनाम के ऊपर, कंबोडिया के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ है, वैसे में इंडिया का एक रास्ता खुला हो गया कि भाई चाइनीज जो प्रोडक्ट है भले ही वो कम अमाउंट में मैन्युफैक्चर करे, पर यहां पर इंडिया के लिए कहा जाता है कि यहां से जो है वो जो भी माल भेजेंगे वो वहां पर सस्ता जाएगा, और ये इस वाले जो गुड की, इंपोर्टेड गुड की डिमांड जो है बढ़ जाएंगी इंडिया की इंपोर्टेड गुड की। साथ में हम एप्पल का एंगल लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एप्पल जो है वो चाइना और इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा एप्पल जो मैन्युफैक्चर होता है वो चाइना में होता है। अभी के टाइम पर करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। अभी जब चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लग गया, तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, यूएस उसको यूटिलाइज करेगा, जिससे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। और ग्लोबल सिचुएशन हम देखें तो इंडिया का जो स्टैंड है मैन्युफैक्चरिंग में वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि रिलेशंस अच्छे हैं, साथ में टैरिफ्स में कहीं ना कहीं हमको रिलीफ देखने को मिलेगा। अभी हम आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर, ठीक है। अभी तक मैं जो जो चीजें बोला हूं यहां से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कि मैं इंडिकेशन किस तरफ दे रहा हूं कि मार्केट में आगे हो क्या सकता है, ठीक है। बाकी एक चीज तुम ध्यान ध्यान में रखो, मार्केट जब भी नीचे जाता है तो इवेंचुअली उसको ऊपर जाना होता है। मार्केट तभी नीचे जाएगा कि अगर इंडिया की पूरी हालत ही खराब हो गई, लोगों के पास में पैसे नहीं है कि भाई वो गाड़ी खरीद सके या फिर कंजप्शन कर सके, तो ही दिक्कत है। तो ही जो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स है, क्वार्टर 1 की इसके बाद में जो आएगी वो खराब होगी और मार्केट गिरेगा। पर ऐसी सिचुएशन हमको देखने को नहीं मिल रही है, ग्लोबल टेंशन इंडिया के ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, और सारी चीजें अभी क्लियर है। अभी हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो है वैल्यूएशन। अभी के टाइम पर निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो 21 का, ठीक है। अब ओवर द टाइम आप पी रेशियो देखो, एक टाइम पर निफ्टी का पी रेशियो था 42 के करीब, जब कोविड से अपन रिकवर करे तो यहाँ पर एक रैली देखने को मिली थी और 42 के करीब यहाँ पर वैल्यूएशन गया था। उसके बाद में हमारी कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो बढ़ी, और उसके बाद में पी रेशियो को डाउन लाया गया 18 के करीब। अभी आप यहाँ पर देखोगे हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया है, ठीक है, 23,400 के लेवल तक अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके का डेटा यहाँ तक तो गया है, पर यहाँ पर पी जो रेशियो है ना ये यहाँ पर स्पाइक नहीं हुआ है। अभी के टाइम पर भी 21 का पी रेशियो है, और हम ओवर द टाइम पूरी हिस्ट्री देखें ना तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीडियन पी जो है ना वो है भाई 20-21 के करीब। मतलब अभी अपन फेयरली वैल्यूड है, हमारा मार्केट फेयरली वैल्यूड है, और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है। और अगर रुपया की डिमांड कम नहीं होती ग्लोबल मार्केट में, डॉलर वर्सेस रुपी स्टेबल रहता है, तो एफआईआई जो है वो इंडियन मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट करने फिर से आएंगे। और एक बात तुमको याद होगी, अभी कुछ ही दिनों के पहले ना चाइनीज मार्केट कुछ ही दिनों में लगभग 10-12 दिन में ही 30 से 40% रैली किया था। उस टाइम पर यूएस का काफी सारा एफआईआई का पैसा यूएस चाइना मार्केट में गया था। अब जब चाइना और यूएस का बन नहीं रहा है, तब वो जो पैसा निकल के आएगा ये पूरा का पूरा पैसा इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में लगेगा, और इंडियन मार्केट डेफिनेटली यहां से ग्रो करेगा। बाकी अपन सारी चीजों को अभी वाइंड अप करते हैं। एनालिस्ट का टारगेट है कि भाई 2026 के मार्च तक, मतलब अभी से 1 साल के बाद में हमारा ऑल टाइम हाई टूट रहा है। हो सकता है कि उससे पहले टूटे, हो सकता है कि 1-2 महीना लेट हो, पर ऑल टाइम हाई टूट रहा है, ठीक है।
तो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? डेफिनेटली इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारे लिए भी, एफआईआईज के लिए भी, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जहां पर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको फायदा मिलेगा। अभी मतलब करेक्शन हमको जो देखने को मिला 18-20% का, ये भाई बहुत ज्यादा हेल्दी है, ये बहुत ही अच्छा हो गया जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। बाकी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को तुम जरूर फॉलो करना, वेल्दिफाइड, 2 लाख के ऊपर हमारे फॉलोअर्स है। स्टोरी और रील के माध्यम से आपको लेटेस्ट न्यूज जल्दी से जल्दी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी फॉलो कर लेना ताकि हम आईपीओज और फिर स्टॉक एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस की इंफॉर्मेशन, न्यूज आपको टाइमली पहुंचा सके और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, बाय।